दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की कुछ वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की हैं। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने लिया है आधुनिक भारत की वीडियो को। और ये कहना कतई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज का वीडियो पिक्चर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने कंटेंट के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया है और मैं लगभग आधुनिक भारत की लगभग 10 से 12 वीडियो कराऊंगा। और उम्मीद करता हूं इन 10 से 12 वीडियो को देखने के पश्चात आधुनिक अर्थात इतिहास के इस आधुनिक हिस्से को आप बखूबी कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो मैं इसे पार्ट वाइज कराऊंगा। आज इसका ये पहला पार्ट है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा आधुनिक भारत के नाम से। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, किस किस साल कौन कौन सी कंपनियां भारत आई और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ लगाई। तो आइए देखते हैं। मध्यकालीन की अगर मैं बात करूं, भारत से व्यापार करने के 2 मार्ग हुआ करते थे, एक फारस की खाड़ी वाला और एक लाल सागर मार्ग। तो दोस्तों, लाल सागर वाला मार्ग काफ़ी कठोर माना जाता था। कठोर से मतलब है हमारा उस पर काफ़ी कोहरा या उस पर मार्ग में चट्टान आती थी। तो ज़्यादातर जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी से होता था। दोस्तों, फारस की खाड़ी पर प्राचीन काल में इटली का बोलबाला था। तो क्या होता है कि 1453 में, ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ से जितने भी व्यापार करने जो लोग आते थे उन्हें कर देने होते थे। काफ़ी समस्याएं झेलनी होती थी। तो यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि भाई तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। तो 1453 में किया था दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थलोमडियाज कैप ऑफ गुड होप की खोज अफ्रीका महाद्वीप। इसका क्या मतलब हुआ? 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोमडियाज भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकलता है, लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप के कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाता है और जिसे बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप, केवल उसकी खोज कर पाता है और वापस चला जाता है। इसके पश्चात क्या होता है? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस सबसे पहले भारत की खोज में निकला था, यानी भारत के मतलब भारत को जाने वाले रास्ते की खोज में निकला था, लेकिन वो गलती से अटलांटिक महासागर होते हुए सीधा उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। इसलिए उत्तरी अमेरिका के आज भी लोग वहां के रेड इंडियन कहे जाते हैं। 1498 की बात करते हैं दोस्तों। वास्को डिगामा आता है और केप ऑफ गुड होप से आते हुए उसको वहां भारत मूल का एक अब्दुल मजीद व्यक्ति मिलता है। उसकी सहायता से वो आते हुए 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर राजा जमोरिन उसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि 17 मई 1498 में भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 में की थी और वह कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। राजा जमोरिन उसका स्वागत करते हैं। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं इससे 2 साल बाद की बात। दूसरा पुर्तगाली आता है जिसका नाम था दोस्तों अल्वारेज कैब्रल। उसके बाद 1502 में वास्को डिगामा पुणे आता है। उससे पहले जब पहले नंबर पर आया था तो वो कुछ मसाले यहाँ से लेता गया था और काफ़ी भारी मुनाफा उसने कमाया था। 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है कोचीन में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं दोस्तों? तो कोचीन में ही लगाते हैं। 1505 में अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है
और वो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाता है, जिसे शांत जल की नीति बोलते हैं। गुजरात, मिस्र, तुर्की बेड़े को जीतकर वह द्वीप पर अधिकार कर लेता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है दोस्तों। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1509 से 1515 के बीच आता है अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वह 1510 में बीजापुर से गोवा को जीतता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। बात करते हैं, वास्को डी गामा पुणे तीसरी बार आता है और इस बार इसकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है। सबसे अंतिम जो पुर्तगाली भारत आता है दोस्तों, उसका नाम था नूनो दी कूना। ये अंतिम कहा जाता है, लेकिन इसका भी महत्वपूर्ण एक कार्य है। 1530 में यह कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना देता है। तो इस प्रकार पुर्तगाली जितने भी भारत आए, उनका प्रमुख कार्य भारत से मसाले ले जाकर मुनाफा कमाना होता था। लेकिन अब बात अन्य जानते हैं। पुर्तगालियों ने भारत को कुछ बहुत सी चीज़ें भी दी, जैसे प्रेस या छापे खाने का जो आविष्कार है पुर्तगालियों ने भारत को दिया। तंबाकू की खेती, पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम पुर्तगालियों की दोस्तों देन है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय जो आए वे पुर्तगाली थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए। ये पूछा जाता है कि गोवा इनसे कब मुक्त हुआ, तो 1961 में गोवा इनसे आज़ाद हुआ। और जो इनकी पहली कंपनी या फैक्ट्री लगी थी दोस्तों, उसका नाम एस्तादो दा इंडिया था। तो इस हिसाब से हमने पुर्तगालियों को देखा। पुर्तगालियों में आपको ये बात याद रखनी है कि छापा खाना किसने दिया, तंबाकू की खेती किसने सिखाई, मूंगफली, काजू, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। बात करते हैं डचों की। डचों को बात करते हैं तो 1595 में एक कार्नेलियस हाउटमैन सुमात्रा पहुंचता है। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डचों को हॉलैंड निवासी बोलते हैं, नीदरलैंड निवासी बोलते हैं, इनके कई नाम है दोस्तों। 1605 में इनका पहला अभियान भारत पहुंचता है और अपनी पहली फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम में स्थापित कर देते हैं। 1610 में पूर्वी तट पुलिकट पर इनकी फैक्ट्री और अपना मुख्यालय बना लेते हैं, जहां पर ये स्वर्ण पैगोडा डालते हैं, सोने की मुद्रा। ये एग्जाम में कई बार फैक्ट आया हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पूछा जाता है डच कहां पर सोने की मुद्रा को ढालते थे, जिसको में पैगोडा बोलते थे। तो आपको याद रखना है पुलिकट में जो उनकी फैक्ट्री थी और उनका मुख्यालय था, वहीं पर ये सोने की मुद्रा को ढालते थे, जिसे स्वर्ण पैगोडा बोलते थे। 1627 में पीपली में फैक्ट्री लगाते हैं। 1653 में बंगाल में चिनसुरा में सबसे बड़ा केंद्र खोलते हैं। तो इस प्रकार ये डच हैं जो दूसरे नंबर पर भारत आए थे। अगर मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊं, PDEDF, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये क्रम आपको याद रखना है। PDEDF। बात करते हैं आगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको देखने को मिलता है, ये मसालों का निर्यात नहीं करते थे, बल्कि ये सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल निर्यात करते थे। जबकि पुर्तगाली भारत से मसाले निर्यात करते थे और काफ़ी तकड़ा मुनाफा कमाते थे। लेकिन डच जो थे वे भारत से मसाले का निर्यात न करके सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल का निर्यात करते थे। अब बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलता है। 1759 में एक बेदरा का युद्ध होता है दोस्तों। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें डच हार जाते हैं अंग्रेजों से और इनका पूर्ण रूप से खात्मा देश से हो जाता है। इनकी अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, इस बार जो यूपी SSC ने पेपर कराया था वीडियो का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, वेरीगंदे ओस्ट इंडीसे कंपनी किसकी कंपनी थी, अर्थात ये डच कंपनी थी, नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी थी। ये एग्जाम में इस बार पूछा गया था दोस्तों। अब तक हम पढ़ चुके पुर्तगाल और डच पढ़ चुके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आगे।
तो दोस्तों आगे बढ़ने पे हम आते हैं अंग्रेजों पर। 1599 में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और कमाल की बात एक क्वेश्चन बनता है कि जब अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बनाई थी तब भारत में किसका शासन था। तो दोस्तों तब अकबर का शासन भारत में हुआ करता था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे 15 वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा दी। अर्थात महारानी एलिजाबेथ ने यह कहा कि भाई 15 वर्षों तक तुम भारत में व्यापार करो। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर मुगल बादशाह जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस आया हेक्टर नामक जहाज से और वो सूरत पहुंचता है। अब यहाँ से 3 प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस साल आया? 1608 में आया। किसका दूत बनकर आया? जेम्स प्रथम का। किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के। किस जहाज से आया? हेक्टर। पहुंचा कहाँ? सूरत। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। लेकिन कैप्टन हॉकिंस इतना चतुर था, उसने फारसी भाषा पहले ही सीख ली थी, क्योंकि मुगल काल की जो भाषा हुआ करती थी राजभाषा, वो फारसी होती थी। अब वो फारसी में इतना विद्वान था कि जहांगीर उससे प्रसन्न होकर उसे जहांगीर से 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी क्रम में आगे क्या होता है, सूरत में अस्थायी प्रथम फैक्ट्री 1613 में स्थापित हो जाती है। यानी अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में लगती है, जबकि वह जो फैक्ट्री होती है वह अस्थायी होती है। बात करते हैं आगे। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। 1615 में टॉमस रो आता है, जहांगीर से सभी क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति लेता है, बल्कि वह अनुमति ले भी लेता है। 1632 में गोलकुंडा में 500 पैगोडा सालाना पर अब्दुल कुतुब शाह से बंदरगाह खरीद लेते हैं। 1661 महत्वपूर्ण घटना होती है, जो पुर्तगाली यहाँ पर पहले जमे हुए थे, पुर्तगालियों से क्या करते हैं, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से करा देते हैं, जबकि इनको दहेज में मुंबई मिल जाता है। यानी भारत का जो द्वीपीय अर्थात प्रायद्वीपीय हिस्सा है, हमारे यहाँ 9 प्रायद्वीप राज्य हैं। अब अगर व्यापार करना है तो व्यापार के में समुद्र तट से लगे हुए 9 के 9 राज्य जितने भी हैं उनसे व्यापार किया जाएगा। तो अंग्रेजों की नीति थी कि सभी बंदरगाह को अपने कब्जे में किया जाए, ताकि व्यापार करने में, बाहर सामान आयात निर्यात करने में, सामान भेजने में कोई उनको असुविधा न हो। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर से शाही फरमान ले लेते हैं। पहले मैं बता रहा था 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। बम्बई इनको दहेज में मिल जाता है और ये बम्बई ये 10 वार्षिक पाउंड किराए पर कंपनी को दे देते हैं। ठीक इसी क्रम में क्वेश्चन ये आता है कि फर्रुखसियर कब शाही फरमान जारी करता है? तो दोस्तों 1717 में करता है। आगे बढ़ते हैं। 1698 में कंपनी 12,000 रुपये का भुगतान करके बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से सुतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर ले लेती है और वहाँ की जमींदारी प्राप्त कर लेती है। फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण बाद में जॉब चौड़नेक ने यहीं पर कलकत्ता नगर बसाया था। यानी ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी 12,000 रुपये का भुगतान करती है और बंगाल का जो सूबेदार था एक व्यक्ति अजीम उस शान, उससे सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर ले लेती है और वहाँ की जमींदारी भी ले लेती है। ठीक इसी जगह पर जॉब चौड़नेक ने कलकत्ता नगर बसाया था। ये पूछ लेता है कि भाई कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन है? तो जॉब चौड़नेक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, डेनिस की बात करते हैं। 1616 में अंग्रेजों के बाद डेनिस का आगमन होता है। ये अपनी फैक्ट्री 1620 में तंजौर के त्रेंकोबार में लगाते हैं। 1676 में बंगाल के सीमरपुर में स्थापित करते हैं दूसरी फैक्ट्री और 1745 में ये अपनी फैक्ट्री बेच देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों को अगर कोई टक्कर देता है तो फिर सबसे बाद में आते हैं फ्रांसीसी। 1664 में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं लुई 14वें के समय। पूछा जाता है जब फ्रांसीसी कंपनी बनती है उस समय किस लुई का शासन था? तो लुई 14 यानी लुई 14 का शासन था। उसका मंत्री कोलबार्ट इस कंपनी की स्थापना करता है जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अंग्रेज़ों की कॉपी की
अंग्रेजों ने भी सूरत में लगाई थी और फिर मसूलीपट्टनम में, लेकिन ये अपना मुख्यालय पांडिचेरी बनाते हैं। बंगाल में ये 1673 में चंद्रनगर नामक बस्ती बसाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पेज को डबल हो गया, तो आगे चलते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों कर्नाटक युद्ध पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के मध्य होता है। इस युद्ध का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार था और इसकी समाप्ति एक्सला-सेफल संधि के द्वारा होती है। निर्णय अगर इसकी बात करूं, युद्ध का क्या परिणाम रहे, अंग्रेजों को मद्रास मिल जाता है। इसी के बीच 1748 में सेंट थॉम का युद्ध होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी अगली वीडियो में आपको कर्नाटक के युद्ध बड़े डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन फिलहाल हमें जानना है कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसका कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, 1746 से 48 के बीच हुआ, जिसमें एक युद्ध लड़ा गया सेंट थॉम का युद्ध। इसकी संधि पूछता है दोस्तों, किस संधि के तहत ये खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो एक्सला-सेफल, और अंग्रेजों को मद्रास मिल जाता है दोस्तों। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, 1748 से 54 के बीच होता है। इसका मुख्य कारण था कंपनियां भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी और इसके तहत 1755 में एक संधि होती है पांडिचेरी की, जिससे युद्ध थम जाता है। ये युद्ध अनिर्णायक रहता है दोस्तों। इस युद्ध के बीच दो युद्ध होते हैं छोटे छोटे, अंबूर का 1749 में और एक होता है अर्काट का 1752 में। बात करते हैं तृतीय युद्ध की। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के मध्य होता है, जिसका कारण यूरोपिया का सप्तवर्षीय युद्ध। उसी समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जो पेरिस की संधि से खत्म होता है। इस युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम वांडीवास का युद्ध था, 22 जनवरी 1760। और ये पूछा जाता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था। तो सर आयरकुट लड़ते हैं और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लाली। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पूर्ण रूप से हार जाते हैं और फ्रांसीसियों का यहां पर सफाया हो जाता है। ठीक, दो क्वेश्चन मैंने और ऐड किए हैं यहाँ। गेराल्ड ऑंगियर बम्बई का संस्थापक माना जाता है, फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी को जाना और उम्मीद करता हूँ प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब लेते हैं मैं 10 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं। आइए देखते हैं आप उन्हें कैसे ठीक करते हैं या आपके कितने याद हैं इनमें से। सबसे पहले देखते हैं, एक्सला-सेफल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल ठीक। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये बात मैं अभी बता चुका दोस्तों आपसे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में होता है। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध बोलते हैं। और दोस्तों, इस हिसाब से ये दोनों बात सही हो जाएंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नागापट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। सेकंड ऑप्शन सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा सभी स्थानों पर डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और देखो, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2017 में दोस्तों आया हुआ है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आप पढ़ के आए हैं भी, हॉकिंस, थॉमस रो। लेकिन एक अन्य बंदा एक और हुआ था जिसने जहांगीर के समय यात्रा की थी, जिसका नाम था दोस्तों फ्रांसिस्को पल्सर्ट। देखो, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2017 में आया हुआ है। बात करते हैं वांडीवास के युद्ध की। अभी मैंने बताया कर्नाटक के तृतीय युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें ब्रिटिशों ने फ्रेंच को पूर्ण रूप से हरा दिया था। 22 जनवरी 1760 में युद्ध लड़ा जाता है और फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, मैं बता चुका हूं आपसे पहले ही,
लुई 14वें के शासनकाल में इसका मंत्री था कोलबर्ट, जिसने ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ये मैंने पहले ही बता दिया था, राजा जमोरिन, जो कि कोचीन बंदरगाह पे पहुंचा था 17 मई 1798 में दोस्तों। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपसे। बात करते हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, अकबर था उस टाइम पर। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा ने डच कंपनी हराई थी। बात करते हैं आगे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, सबसे पहले कौन आए थे? देखो कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपीएससी प्री 1990, 93, 2000, यूपीपीएससी मेंस 2004-07 में, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों पुर्तगाली पहले आए थे, मैं बता चुका हूँ, PDEDF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इन उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले सबसे पहले यूरोपीय शक्ति दोस्तों पुर्तगाली ही थे, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने थोड़ा या बहुत जितना भी सीखा, यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में कैसे हुआ, किस किस वर्ष हुआ, तो उम्मीद करता हूँ ऐसी ही अन्य वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि यूरोपीय कंपनी से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप एग्जाम में सही करके आएँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।